और स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। अमेरिका ने आतंकवादी संगठन अल-कायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया है। इस हमले में 12 और खूंखार आतंकी भी मारे गए हैं। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा को यह अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जवाहिरी को अफगानिस्तान में CIA के ड्रोन हमले में मार गिराया गया। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय की जीत हुई है। ये 11 नवंबर 2001 को हुए हमले की पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बाइडेन ने कहा कि साफ है कि अगर आप हमारे लोगों के लिए खतरा हैं तो अमेरिका आपको ढूंढेगा, बाहर निकालेगा, आप चाहे कहीं भी छिपे हों, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन के बाद नंबर 2 अल-कायदा का नेता था। अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता था और यही नहीं, उसका 2000 में USS कोल अटैक और 1998 में केन्या और तंजानिया में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर हुए बम विस्फोट में भी बड़ा हाथ था। अल जवाहिरी पर $25 मिलियन का इनाम घोषित था और अमेरिका काफी समय से उसकी तलाश में था। मुद्दा आपका में आज बात आतंकवाद, अल-कायदा नेता अल जवाहिरी की मौत, अमेरिका के इस पूरे ऑपरेशन, अफगानिस्तान, भारत और पूरे एशियाई क्षेत्र के लिए इस घटना से निकलते संदेशों और संकेतों की बात करेंगे। और इससे जुड़े जो तमाम पहलू हैं, इस घटना के जो तमाम आयाम हैं, उन पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़े हैं। मेरे साथ हैं आलोक बंसल, जो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल अश्विनी कुमार सीवच, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीवच सर। साथ ही मेरे साथ दिलीप सिन्हा भी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। दिलीप सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आलोक जी, पहले आपसे शुरुआत, थोड़ा बताइए, अल-कायदा का सरगना जवाहिरी का मारा जाना कितना अहम है और क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरी घटना का? देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए कि अयमन अल जवाहिरी अल-कायदा का न केवल नेता था, बल्कि अगर एक तरह से माना जाए तो जब ओसामा बिन लादेन जिंदा थे तब भी वो उसके सबसे प्रमुख कार्यकर्ता थे। 9/11 की जो हमले की जो पूरी प्लानिंग थी वो अयमन अल जवाहिरी ने की। उससे पहले अगर आप USS कोल पे हमले देखें या अमेरिकी दूतावासों में जो पूर्वी अफ्रीका में हमले हुए वो भी अयमन अल जवाहिरी ने किए। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन को जो अल-कायदा से जोड़ा वो भी अयमन अल जवाहिरी ने जोड़ा, और उससे पहले वो अनवर सादात पर हमले करने के लिए कार्य कर चुके हैं। तो एक बहुत ही शातिर दिमाग आतंकवादी थे, बहुत ही कमिटेड इंसान थे, जिसने कई लोगों को अल-कायदा जैसे दुर्दांत संगठन से जोड़ा। तो ऑपरेशनल प्लानिंग वही करते थे। और अगर आपको याद हो कि जब अल-कायदा के सामने एक चैलेंज के रूप में दैश या इस्लामिक स्टेट की प्रादुर्भाव हुआ तो अयमन अल जवाहिरी का ही वीडियो आया कि अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्थापना हो गई है और हम इसको काउंटर करेंगे। और अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी समय से वो भारत के अंदर भी दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। जब हिजाब का मामला आया या कुछ भी आया तो उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से अल-कायदा जो है एक प्रमुख आतंकवादी संगठन के रूप में बना रहे। ये जो इनकी हत्या हुई या मौत हुई, इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उसमें से एक पहला सवाल तो ये उठता है कि 9/11 के बाद आज करीब करीब 21 साल हो गए, कुछ महीने कम हैं, लेकिन इस 21 साल में अयमन अल जवाहिरी कहाँ थे? क्या काबुल में थे? बिल्कुल नहीं थे। ये तो हकीकत है कि 15 अगस्त 2021 से पहले वो काबुल में नहीं रह रहे थे। जिस जगह पे उनकी आज हत्या हुई है वहाँ पे नहीं थे, मतलब 30 तारीख को जो हत्या हुई है वो वहाँ पे नहीं थे। तो कहाँ थे? तो जैसा कि अब लग ही रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान के अंदर शेल्टर्ड थे, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन थे। लेकिन 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान काबुल में काबिज हो गए और उसके बाद उनको लगने लगा कि हाँ, एक तालिबान का शासन स्थापित हो गया, तो उनको लगा ये एक सेफ हेवन मिल गया है और वो अफगानिस्तान चले गए। तो पहली बात तो ये है कि अब ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए पूरे विश्व को, भारत को भी और दुनिया को, कि तालिबान शासित अफगानिस्तान दुनिया के सारे आतंकवादियों को एक सेफ हेवन लगता है, जहां पे वो जाके आराम से रह सकते हैं और दुनिया में किसी भी क्षेत्र में हमला कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस ड्रोन हमले से उन पे हमला किया गया, बड़ा प्रिसीजन अटैक था कि बालकनी में खड़ा हुआ व्यक्ति मार दिया आपने और घर के अंदर अन्य परिवार के सदस्य नहीं मारे गए, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा। जी। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ड्रोन वहां पहुंचा कैसे? अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, तो या तो ड्रोन किसी विदेशी धरती से चला या उत्तरी अरब सागर के किसी जहाज से निकला, लेकिन उसके लिए भी उसे किसी दूसरे देश की वायु सीमा के अंदर से जाना पड़ेगा। अब ईरान के साथ अमेरिका के जिस तरीके के संबंध है वहां से ये संभव नहीं है।
मध्य एशियाई राष्ट्रों से आना असंभव है, चीन से आना असंभव है। तो साफ बात है कि वो जो ड्रोन है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके के ऊपर से फ्लाई करके अफगानिस्तान गया। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले जनरल बाजवा ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की कि भाई आईएमएफ का जो लोन 1.2 बिलियन डॉलर्स का है जो जुलाई में हमें मिलना चाहिए वो दे दीजिए आप। अब किसी देश का सेनाध्यक्ष आईएमएफ से बात करे, ये बात बड़ी अजीब लगती है। कोई जनरल बाजवा कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन अगर उनको ये बात करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा तो कुछ अवश्य कुछ देना लेना हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन ये संभावनाएं हैं कि अगर अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तान की सीमा के ऊपर से उड़कर गया तो या तो कोई लेन देन हुआ है, या हो सकता है होस्टाइल ड्रोन, उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किया, जैमिंग की। हो सकता है जो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो बलूचिस्तान में क्रैश हुआ हो वो उसी का असर हो कि जिसमें कोर कमांडर और 6 आला अफसर मारे गए पाकिस्तानी सेना के। ये तो इन दोनों में से कोई भी एक संभावना हो सकती है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर हमें ध्यान करना चाहिए कि अमेरिका का ड्रोन अफगानिस्तान कैसे पहुंचा। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत में, हमारे यहाँ भी कई ऐसे लोग हैं जो तालिबान के बड़े समर्थक बन गए हैं, बोलते हैं एक तालिबान, नया तालिबान पैदा हो गया, 2.0 है और इससे हमें हाथ मिलाना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। उनको भी ये दिख गया कि ये तालिबान किसी तरीके का भिन्न तालिबान नहीं है, ये आज भी अलकायदा के साथ ही बैठा हुआ था जैसे पहले बैठा हुआ था, और दुनिया के सारे आतंकवादी जो हैं इन्हीं की टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है सीवत सर, आपका क्या टेक है? अभी आलोक जी ने भी कहा कि बड़ा सवाल ये है कि जो ड्रोन है अमेरिका का वो अफगानिस्तान कैसे पहुंचा। इस ऑपरेशन को लेकर, इसकी बारीकी को लेकर, एक घर में एक व्यक्ति को इस तरह से निशाना बनाना और जो अपना ऑपरेशन है वो 100% कामयाब करना, थोड़ा इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखो 2-3 बातें इसमें और भी ध्यान देनी पड़ेगी कि जो अल जवारी था ये पहले काबुल कैसे पहुंचा। इसका मतलब पहले ये वहां था नहीं, 15 अगस्त 2021 से पहले ये आप पाक बॉर्डर पे था, और जैसे ही तालिबान का रूल आया तो इसको हकानी नेटवर्क की मदद से इसको सेफ हाउस मिला काबुल के अंदर। इसका मतलब इसको प्रोटेक्शन थी तालिबान गवर्नमेंट की, और कहीं ना कहीं आईएसआई का भी इसके अंदर हाथ है, क्योंकि जो हकानी नेटवर्क है वो इसको सक्रिय था, और इसका हकानी नेटवर्क आईएसआई का एक पिट्ठू है, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब आईएसआई को भी मालूम था कि अल जवारी कहाँ पर सेफ हाउस में है, काबुल में। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या ये इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास थी या ये पुख्ता इंटेलिजेंस जो है आईएसआई ने तो नहीं शेयर की, ये भी साइड डाउट आ रही है, क्योंकि अमेरिका जो है अभी चाहता था कि कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाए, स्पेशली अभी नैन्सी पॉलिसी जारी है ताइवान में डाइवर्ट करनी थी अटेंशन, और इससे पहले जो कार्रवाई हो रही थी, सच्चाई ये है कि जो अल जवारी के बारे में पुख्ता इंटेलिजेंस है, ऐसा लगता है पाकिस्तान की आईएसआई ने ही दी है अमेरिका को। ये भी मैं एक जो संभावना है, पर इसकी संभावना बहुत जरूरी इसलिए है, ये सच्चाई है, आईएमएफ से इनको लोन चाहिए, बहुत जरूरी पैसा चाहिए, वो आईएमएफ से लोन मिल नहीं रहा। हो सकता है ये भी किया जा सकता है आईएसआई ने जो और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं ये उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर किया हो कि अल जवारी की जो एक्चुअल लोकेशन ये है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में है। यही नहीं, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से भी निकलना चाहता है। वो कार्रवाई हो नहीं सकती जब तक उसको ब्लेसिंग नहीं हो अमेरिका की। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जो ये गठबंधन सा करना, जिस प्रकार से जनरल बाजवा वहाँ गए थे, बातचीत की, ये भी पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सच्चाई है जो अभी ऑफिशियल वर्जन आ रहा है अमेरिका का कि ये एक ड्रोन के द्वारा हेलीफायर मिसाइल जो फायर की गई हैं, जो प्रिसिशन हैं, जो कि टारगेट को 100% हिट करती हैं, और इसमें मॉडिफिकेशन की है, इसमें एक्सप्लोसिव कम होता है, और उसके अंदर जो एक प्रकार से नाइफ जैसे एज कटिंग आपके वेपन लगाए जाते हैं, जिससे जो भी एक टारगेट एरिया को डिस्ट्रॉय हो उसका कोलेटरल डैमेज भी हो। तो ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई हुई है, और इसकी इंटेलिजेंस भी उनके पास थी कि ये हर रोज बैल्कनी में बैठता है। तो ये सच्चाई है कि जो कार्रवाई की गई है इसके पीछे काफी इंटेलिजेंस था, कुछ CIA का अपना इंटेलिजेंस था,
कुछ हो सकता है पाकिस्तान की आईएसआई ने भी उनको शेयर किया हो, क्योंकि उनको जरूरत है अभी अमेरिका से हेल्प चाहने की। दोनों आईएमएफ से लोन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे से लिस्ट से बाहर निकलना, ये दोनों पॉसिबल तभी हैं जब अमेरिका खुश है। अब अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तालिबान ने जो दोहा एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंदर उन्होंने लिख के दिया था कि वो इंटरनेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ग्रुप को अपनी जमीन पे नहीं ऑपरेट करने देंगे, तो फिर कैसे अलकायदा ऑपरेट कर रहा? ये सच्चाई है कि तालिबान 2.0 बदला नहीं है, और उन्होंने अभी जो एक प्रकार स्टेटमेंट दी है कि हमने ये तो कभी नहीं बोला था कि हम अलकायदा से अपने रिलेशन तोड़ देंगे। इसका मतलब आज की तारीख में अफगानिस्तान में सभी जो बड़े से बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बेस है, चाहे वो अलकायदा या इस्लामिक स्टेट है या बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी, वो अपना पैर पसार रहे हैं अफगानिस्तान में, और आने वाले समय में एक इंटरनेशनल हब सेंटर बन जाएगा अफगानिस्तान, और वो भारत के लिए भी चिंता का विषय है, यही नहीं कि बाकी साउथ एशिया में। अगला, इसके मारे जाने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा भारत को ये होगा कि ये अमेरिका के लिए ये थ्रेट नहीं था, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था उनके लिए, जो कि 9/11 में इन्वॉल्व था, जिसके ऊपर $25 बिलियन की बाउंड्री थी। ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा था, भारत के ऊपर ये बहुत जहर उगलता था। कहीं ना कहीं ये जम्मू और कश्मीर के बारे में बोल रहा था, जिहाद वहां स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके मरने से ये बड़ा फायदा होगा कि अल कायदा के अंदर अभी डीमोरलाइजेशन आएगी। मैं ये नहीं कहता कि ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनका सिस्टम ऐसा, एक लीडर मरे तो फिर दूसरा आ जाता है और थोड़े टाइम में फिर पनपने। इसका मतलब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का इसके अंदर क्या हाथ है, तालिबान क्या हक्कानी नेटवर्क का क्या हाथ है, उसको सेफ हेवन देना। बिल्कुल, और क्या अफगानिस्तान सेफ हेवन बना हुआ है, आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है, ये भी तमाम सवाल है। और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सीवत सराफ ने और आलोक बंसल जी ने भी जो संभावनाएं, आशंकाएं हो सकती हैं, उस पर प्रकाश डाला है। दिलीप सिन्हा जी, आपका फिलहाल इस घटना के बारे में क्या टेक है? और इसके बाद अगर मैं अमेरिका और बाइडेन की लीडरशिप को लेकर भी आपसे कमेंट लेना चाहूँ, क्योंकि 2011 की जब हम बात करें, जब हम देखें कि बराक ओबामा ने एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो ऑपरेशन रचा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो बाइडेन इसके बहुत ज़्यादा समर्थन में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब इस तरह का ऑपरेशन जो बाइडेन के नेतृत्व में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर क्या संदेश दे रहा है? प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इधर जब अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर निकला था, तब बड़ी आलोचना हुई थी उनकी कि उन्होंने एक बहुत ढुलबुल नीति अपनाई है और उन्होंने बहुत बड़ी राजनीतिक गलती की है अफगानिस्तान से बाहर निकल के। और उसके बाद भी इधर भी उनके नेतृत्व पर सवाल उठे थे कि बहुत कमज़ोर हैं, कुछ लोग कहते थे कि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तो अभी जो भी समाचार अमेरिका से बाहर निकल रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत नज़दीकी से उसको संचालित किया। CIA ने उनको बहुत उनकी ब्रीफिंग की, और हर पहलू पर बाइडेन साहब, राष्ट्रपति बाइडेन ने इसका संचालन किया, इस पूरी कार्रवाई का। तो ये दिखाना चाहता है अमेरिकी सरकार की प्रेसिडेंट बाइडेन बिल्कुल ही एक कारगर राष्ट्रपति हैं, और उन सारा नेतृत्व उनके हाथ में है सरकार का, और एक बहुत मजबूत नेतृत्व है। और इस कार्रवाई की कई रिपब्लिकन नेताओं ने भी इसकी प्रशंसा की है। तो इससे निश्चित रूप से प्रेसिडेंट बाइडेन की छवि को फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 सवाल भी उठते हैं। एक और ये एक बहुत बड़ी सफलता है प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी नाकामी भी है, क्योंकि अमेरिका जब बाहर निकला था अफगानिस्तान से, तो उसने एक समझौता किया था दोहा में तालिबान के साथ, जिसमें तालिबान ने यह आश्वासन दिया था कि वो कम से कम अमेरिका विरोधी किसी संगठन को वहाँ गढ़ बनाने नहीं देगा। लेकिन अलकायदा के जवाहिरी को उसने वहाँ पर शेरपुर जैसे मोहल्ले में, जो कि जहाँ की बहुत संभ्रांत और अमीर लोग रहते हैं अफगानिस्तान के, वहाँ उसे रखा गया। इसका मतलब यह है कि तालिबान पूरी तरह इसमें मुलव्विस था, इस पूरे क्षेत्र में। और दूसरा कि ये जो घर था, ये सिराजुद्दीन हक्कानी का घर था, यानी इस पे ISI का भी बहुत बड़ा हाथ है। सिराजुद्दीन हक्कानी, आपको मालूम है कि वहाँ के गृह मंत्री हैं अफगानिस्तान के। तो इसमें तालिबान और ISI दोनों ही इसमें शामिल थे, इस षड्यंत्र में उसको वहाँ रखने में।
तो ये अमेरिका की नीति के लिए एक बहुत बड़ी एक कमजोरी कही जाएगी, जिसका जवाब प्रेसिडेंट को बाइडेन को देना पड़ेगा। और ये सवाल थोड़े बहुत सोशल मीडिया में उठ के सामने आ रहे हैं। अभी तो ये भी सवाल आ रहा है कि ये समाज की घटनाक्रम कितना सच है, क्योंकि जिस प्रकार का जो फोटो निकल के आ रहे हैं उसमें जो नुकसान हुआ है उस बिल्डिंग को बहुत कम हुआ है। तो इस प्रकार की इतनी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है उनके पास कि सिर्फ बालकनी डैमेज हुआ है और उसे एक पर्दे से ढक दिया गया है। ये सारे सवाल उठकर सामने आएंगे। पहले भी अमेरिका ने कहा था पिछले साल कि जवाहिरी बहुत बूढ़े हो गए हैं, मर गए हैं। ऐसी 2-3 खबरें निकली थी अमेरिकी सूत्रों से। तो ये सब सवाल उठेंगे अभी, जिनका जवाब प्रेसिडेंट बाइडेन को देना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और यही दावा वो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कि अमेरिका न तो अफगानिस्तान से पीछे हटा है और न ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध जो उसकी लड़ाई है उसमें पीछे हटा है। वो डटकर खड़ा है और उसकी जो मजबूत छवि है वो एक वास्तविक छवि है जिसका नेतृत्व प्रेसिडेंट बाइडेन कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, आपकी नज़र में ये अमेरिका के लिहाज से कितना बड़ा, मैं कहूँ, बूस्टअप है? क्योंकि नैन्सी पेलोसी इस समय हम जानते हैं एशियन कंट्रीज़ के दौरे पर, चाइना का उसको लेकर क्या रुख रहा, ताइवान और हांगकांग का जो मसला है वो अमेरिका और चाइना के बीच एक बड़ा मसला है। तो ये जो घटना है ये किस तरह का संदेश चीन और बाकी देशों को अमेरिका के नज़रिए से दे रही है? देखिए, चाइना और ताइवान का जो मसला है, हांगकांग का मसला भी है, पर ताइवान और चीन का जो मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला है। और नैन्सी पेलोसी की जो यात्रा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि वो ताइवान जाएंगी, अब वो जा रही हैं नहीं जा रही हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। चीन का जो सोशल मीडिया वो काफ़ी एक्टिव है, उन्होंने कहा कि हम आने नहीं देंगे। तो हो सकता है कि एक संकेत देने की कोशिश की गई हो, पर यह मेरे ख्याल से एक बहुत ही दूरगामी सोच होगी अगर ऐसा होगा। हमें अफगानिस्तान की तरफ देखना जरूरी है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राष्ट्रपति बाइडेन, जिनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग काफ़ी लो थी, 40% के करीब आ गई थी, उसको एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा इस घटना से। जहाँ तक सवाल अलकायदा का अफगानिस्तान में होने का है, तो अगर कोई भी समझदार व्यक्ति ये सोचता था कि अलकायदा और तालिबान संबंध विच्छेद कर लेंगे चूँकि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने उनके साथ दोहा में एक समझौता किया है, तो ये मेरे ख्याल से एक मानसिक दिवालियेपन की निशानी थी। मेरे ख्याल से कोई भी समझदार व्यक्ति जिसको कि थियोलॉजी और वैचारिक सोच जो अलकायदा और तालिबान की है उसका की जानकारी हो, उसको ये मालूम होगा कि इन दोनों के बीच में कभी संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अलकायदा का जो वैश्विक जिहाद था वो अमीरुल मोमिनीन के नेतृत्व में होना था, और अमीरुल मोमिनीन तालिबान के नेता थे, हिबतुल्लाह। तो उसके अनुसार तो उनका वहाँ होना तो वाजिब था ही। बट हकीकत यह है कि आज सिर्फ अलकायदा ही नहीं, दुनिया के सारे आतंकवादी संगठन वहाँ हैं, और इसको हमें ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ तक सवाल वैचारिक सोच का है, उसमें तालिबान ने कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसने अपनी आइडियोलॉजिकल जो बेसिस है उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कि चीन को भी उइगुर आतंकवादी नहीं सौंपे हैं, ना टीटीपी के लोग पाकिस्तान को दिए हैं, सिर्फ एक बातचीत का जरिया जरूर बने हैं। तो हम ये सोच लें, क्योंकि कई लोग भारत में सोचते हैं कि हम शायद तालिबान से दोस्ती कर लें तो हमें जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मिल जाएंगे, लश्कर के मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और यही दिवालियापन अमेरिका के लोगों के अंदर था, अगर उनको ये लग रहा था कि तालिबान जो है अलकायदा को वहाँ नहीं आने देगी। लेकिन अब इस तरीके का हमला करके अमेरिका ने काफ़ी हद तक अपनी प्रेस्टीज को रिडीम किया है। पर दो बातें साफ है, अमेरिका को ये साफ दिख रहा है कि अलकायदा अफगानिस्तान के अंदर है, और एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि अलकायदा जैसे संगठनों में व्यक्ति और नेता आते जाते रहते हैं, जब तक उसकी विचारधारा पर वो कायम है उस संगठन का अंत नहीं हो सकता। वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, चाहे अयमन अल जवाहिरी रहे ना रहे। थोड़ा बहुत टेम्परेरी सेटबैक जरूर हो सकता है, पर आगे चलकर ये कहना कि अलकायदा खत्म हो गया, ये गलत होगा। तो अलकायदा जैसे संगठन रहेंगे और अफगानिस्तान में फलते फूलते रहेंगे जब तक वहाँ तालिबान का शासन है। तो इसके बारे में अमेरिका को सोचना पड़ेगा, भारत को सोचना पड़ेगा, क्या तालिबान का वहाँ रहना उचित है, क्या हमें तालिबान विरोधी शक्तियों की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान का क्या रोल है, क्योंकि जो भी ये घटना चक्र है इसमें पाकिस्तान का रोल है। अगर अयमन अल जवाहिरी आज वहाँ है तो पहले कहाँ थे? पाकिस्तान में ही हो सकते हैं, और कहीं और से जाने की संभावना है नहीं उनकी। अगर अमेरिका का ड्रोन गया तो वो क्या पाकिस्तान की धरती से गया, कैसे गया, क्या पाकिस्तान की सहमति से गया,
या बिना उसकी सहमति से गया? दोनों ही स्थिति में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या पाकिस्तान की वायुसेना से कोई भी विमान बिना उनकी सहमति के जाने की स्थिति में है, तो यानी उनकी वायु सुरक्षा बड़ी कमजोर है। और अगर उनकी सहमति से गया तो क्या कुड प्रो क्यो है, उसके बदले में पाकिस्तान को अमेरिका क्या दे रहा है? बिल्कुल। सीवत सर, आम आदमी के मन में वही सवाल उठता है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि अगर अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशन चला सकता है और अपना बदला इस तरह से ले सकता है, तो भारत क्यों नहीं? क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके? और देखो, सच्चाई ये है कि भारत भी अभी बिल्कुल आतंकवाद के अगेंस्ट तैयार है, क्योंकि आपको पता है भारत के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा आतंकवाद हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के जो सारा का सारे बेसिस हैं वो सारी हैं अभी पाकिस्तान में, और वो पीओके में 10,000 के करीब जो आतंकवादी जो लड़ रहे थे तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के अफगान फोर्सेज और अमेरिकन फोर्सेज से, आज वो सारे पीओके में बैठे हैं। उनके पास M16 M4 राइफल हैं जो अमेरिका बहुत बड़ा दस्ता हथियारों का छोड़ गया था अफगानिस्तान, वो इनके हाथ में है। और कुछ एक हथियार पाकिस्तान में भी सुना आ गए हैं, कुछ चीन ने भी ले गया है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तो ये जो आतंकवादियों का गढ़ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और ये इंफॉर्मेशन अभी भी आ रही है कि उनके ट्रेनिंग सेंटर भरे हुए हैं, अभी लॉन्च पैड भी काफ़ी हद तक फुल हैं और वो तैयार हैं इन्फिल्ट्रेशन के। देखो, आतंकवाद की लड़ाई जो भारत की वो खुद लड़नी है, उसको हमें अमेरिका भी कोई खास मदद नहीं दे सकता, क्योंकि अमेरिका का हरदम रवैया बहुत अलग रहा है। वो अल-कायदा इस्लामिक स्टेट को तो इंटरनेशनल टेररिज्म मान के उनकी तरफ जाता है। जब बात आती है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की, तो उनका जो विचार है वो कुछ अलग है, वो ज़्यादा इसके अगेंस्ट नहीं जाते। तो ऐसा है कि जो ये टेररिस्ट हैं जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, वो भारत ने खुद लड़ना। और मुझे लगता है भारत ने अपनी काउंटर टेररिज्म जो एक प्रकार से प्लान बनाई है वो पुख्ता है, चाहे तो वो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल में, और इसी प्रकार से जो हमारा काउंटर टेररिज्म ग्रिड है कश्मीर घाटी में, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आज जो है आतंकवाद को इन्फिल्ट्रेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। ड्रोन का इस्तेमाल मैं मानता हूँ हो रहा है, मगर ये सच्चाई है कुछ एक चीज़ें जो फर्क आया है कश्मीर घाटी में, वहाँ 100 से 125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। लीडरशिप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की खत्म हो गई है। साउथ कश्मीर में रेडिकलाइजेशन खत्म नहीं हुई है, फर्क आया है। जो NIA ने सारा इनका जो हवाला मनी चोक कर दिया है, तो ये स्टोन थ्रोइंग वगैरह बंद हुई है। मगर मैं ये कहूँगा कि अब भारत को भी कुछ ना कुछ अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, स्पेशली वो लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया जो POK में। क्या भारत भी के पास काबिलियत और क्षमता है इस टाइप के अटैक करना कि आप बिना क्रॉस किए हुए भारत से ही उनके जो लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया है वहाँ आप स्ट्राइक कर सकते हो? मुझे लगता है भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है। हमारे पास ड्रोन भी हैं, हमारे पास रफेल है जिसके अंदर हमारे पास मिसाइल हैं, जो स्कैल्प मिसाइल जो 400 से 600 किलोमीटर तक जा सकती है एयर टू ग्राउंड। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आतंकवाद की जो लड़ाई पाकिस्तान के साथ है भारत की, वो भारत को खुद लड़नी है। मुझे और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अमेरिका आपको एक चीज कर सकता है, वो कर सकता है आपको इंटेलिजेंस इनपुट सर्विलेंस दे सकता है और कुछ एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दे सकता है। अगर आप इस ऑपरेशन में देखें, बहुत बड़ी विचित्र बात हुई है, वो बहुत भारत के लिए अच्छी है कि अमेरिका ने इसका जो इनपुट था कि जो ये ऑपरेशन होना है किसी से शेयर नहीं किया, भारत से शेयर किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं, एक विश्वास भी आपस में पैदा हो रहा है अमेरिका का भारत पे और भारत का अमेरिका पे, जिससे 4 हमने फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, नीमियो, कोमकासा और बेका। इससे भी बहुत फर्क आया है कि हमारे रिश्ते जो बहुत अच्छे हुए हैं अमेरिका के साथ, और अमेरिका अभी हमसे रियल टाइम कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। ये एक मुझे ठीक है सीवा सर। दिलीप सिन्हा सर, अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के गृह मंत्री हक्कानी एक बार फिर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो विकास कार्य हैं उन्हें जारी रखने के लिए भारत के साथ की ज़रूरत है, और भारत भी लगातार अफगानिस्तान को हम कहें कि विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए और पूरी मदद कर रहा है अपनी तरफ से। अब तालिबान की सरकार बनने के बाद और इस घटना के बाद जब ये जाहिर हो रहा है कि वहाँ
पनाहगाह आतंकवादियों की अभी भी बनी हुई है। भारत के लिए किस तरह के संदेश, या मैं क्या कहूं किस तरह से आगे बढ़े या कहां सतर्क रहे, क्या कहा जा सकता है? आपका प्रश्न मुझे सुनाई नहीं पड़ा था, ऑडियो डिस्टर्बेंस था। जी आप उसे प्लीज सिन्हा सर, रिपीट मैं करेंगे? ये कहना चाह रही हूँ कि अफगानिस्तान के गृह मंत्री एक बार फिर से ये बात दोहरा रहे हैं कि अफगानिस्तान में विकास के जो काम है उन्हें जारी रखने के लिए भारत की मदद की दरकार लगातार अफगानिस्तान को है, और भारत भी चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, और पूरी मदद देने को हमेशा से भारत तैयार रहा है और दी भी है। इस घटना के बाद जब एक बार फिर साफ हो रहा है कि सेफ हेवन कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए अफगानिस्तान बना हुआ है तालिबान की सरकार में, भारत के लिए किस तरह के संदेश हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कहां सतर्क रहना है? देखिए, भारत के लिए एक बहुत ही कठिन समस्या है ये। एक और हमें ये मान के चलना होगा कि तालिबान बदले नहीं है, तालिबान को बदलना इतना आसान नहीं है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और उसकी जो नीतियां हैं अफगानिस्तान में, वो अफगान जनता के विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, बच्चे विरोधी हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी परिस्थिति होते हुए भी अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है, और हम नहीं चाहते हैं कि उन्हें इस तालिबान सरकार के कारण उनके जो जीवन जो है वो एक मुश्किल हो जाए, और उन्हें भोजन की कमी हो जाए, इस प्रकार की परेशानियां हों। तो हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जनता को सहायता पहुंचाई जा सके। आतंकवाद के विरुद्ध कैसे लड़ाई की जाएगी, विशेषकर आतंकवाद जो धर्म से प्रेरित होता है, धर्मांधता से प्रेरित होता है, उसका विरोध करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें यदि ड्रोन अटैक से आतंकवाद खत्म हो जाता तो आज तक आतंकवाद खत्म हो गया होता। अमेरिका ने इतने ड्रोन अटैक किए हैं अफगानिस्तान में और अन्य देशों में, और अन्य देशों ने भी किए हैं। इसलिए ये कहना कि एक ज़वाहिरी के मारने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। लेकिन भारत जो नीति कर रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमें बहुत सोच समझकर धीरे धीरे चलना होगा, ताकि हम तालिबान के साथ यदि बातचीत कर रहे हैं, जो कि कुछ हद तक बातचीत कर भी रहे हैं हम, तो ये कहकर करें कि भाई उन्हें अपनी नीतियां बदलनी होंगी और उस पर दबाव डालते रहना होगा। तो ये जो नीति होगी हमारी, वो दोनों होनी चाहिए। एक की डंडे की नीति भी होनी चाहिए, कि सख्ती भी होनी चाहिए, और दूसरी ओर सहायता करने की तत्परता भी होनी चाहिए, ताकि जो आम जनता वहाँ की है उसकी परेशानी थोड़ी कम हो सके। बिल्कुल। और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया। दिलीप सिन्हा जी आपका, आलोक बंसल जी आपका, और सीवत सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर है अल जवाहिरी की मौत अलकायदा के लिए बहुत बड़ा झटका है, और अमेरिका के इस ऑपरेशन ने एक बार फिर दुनिया को कहीं ना कहीं याद दिलाया है कि अमेरिका सुपर पावर है और अपने दुश्मनों के खिलाफ दूर रहकर भी बारीक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। लेकिन कई सवाल भी हैं जो एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं। क्या तालिबान को अल जवाहिरी की काबुल में मौजूदगी का पता था? किस तरह की मदद दी जा रही थी? क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो प्रत्यक्ष भूमिका है वो बनी हुई है, और आतंकवाद का साथ दे रहे देशों के लिए ये कितनी बड़ी चोट असल में है, ये जानना होगा और समझना होगा। और सबसे बड़ी बात कि क्या भारत को भी आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन से कुछ सबक लेने होंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।